मित्रों नमस्कार। मैं आप सबको केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं मानता हूँ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर मानता हूँ। और इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसको इनकरेज करना चाहिए। हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट सभी प्रकार के कोर्सेस हैं, पर एंटरप्रेन्योरशिप का अभी तक जितने कोर्सेस होने चाहिए, उतने इंस्टीट्यूट होने चाहिए, उतने नहीं है। और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें आपको भी पता है कि कोई किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो या ना हो, पर अगर एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो निश्चित रूप से उसको सक्सेस मिलता है। और इसलिए ये एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करने के लिए आप लोग काफ़ी डिस्कशन करते हैं, तो मैं भी मेरा छोटा सा एजेंडा आपके सामने रखने का मौका मुझे मिला, इसलिए मैं भी उसका एडवांटेज ले रहा हूँ। पहली बात तो ऐसी है कि फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में आप सब लोग इसके एक्सपर्ट ही हो कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी, ये चार पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये मानता हूं कि आप सब चारों विषयों के बहुत ही एक्सपर्ट हैं, आपको समझता है कि किस में जाना चाहिए। मैं आपको कुछ जानकारियां ऐसी दे रहा हूं कि जहां बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जो सरकार में होने के कारण मुझे मालूम है, वो केवल आपको बता रहा हूं। हमारे देश का टोटल जीडीपी ग्रोथ जो है अभी हमको और बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें से 52 to 54% फ्रॉम सर्विस सेक्टर से आता है, 22 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, और 12% to 13% एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री से आता है। हमारे देश के पॉपुलेशन को अगर सोचेंगे तो 65% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल एरिया में है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका जो कंट्रीब्यूशन है 65% ऑफ द पॉपुलेशन का जीडीपी ग्रोथ में, वो थोड़ा निग्लिजिबल है। ये जो 124 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जो है एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी प्रायोरिटी है कि अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो हमको सबसे पहले एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल इंडिया पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। जल, जमीन, जंगल और जानवर, इन तीनों पर आधारित जो आर्थिक व्यवस्था है उसके लिए थोड़ा इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ सोचना होगा। और इसलिए मैं तो एग्रीकल्चर से हूँ, वैसे मैं कंस्ट्रक्शन का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मुझे इतना विद्वान भी नहीं हूँ, पर मुझे अभी 3 डिलीट मिली है। एक डिलीट जो मिली है वो महात्मा ज्योतिबा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिली है, और दूसरी पंजाबराव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मिली, और दोनों डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस के लिए मिली है। और तीसरी अभी औरंगाबाद में बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की मैं लेने के लिए जा रहा हूँ 2-4 दिन में ही, वो उन्होंने दी है। एक्चुअली मैं उसके लायक नहीं हूँ, पर उन्होंने प्रस्ताव मंजूर करके गवर्नर से पास करके फिर मुझे बताया, तो मैंने उसको स्वीकार किया। पर मैं अभी भी अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाता नहीं हूँ। मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ और डॉक्टर भी नहीं हूँ। पर एक बात जरूर है कि हमारे देश में अभी 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड रोड कंस्ट्रक्शन में हुए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इसका संबंध नॉलेज और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा नहीं है। मैं जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बना रहा था और मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स बना रहा था, तब मेरी ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्थापन की थी MSRDC, और उसके पास 5 करोड़ रुपए थे। और धीरू भाई अंबानी थे उस समय, और मैंने उनका टेंडर 3600 करोड़ का 97 में रिजेक्ट किया था। वो नाराज थे मेरे ऊपर, वो लोएस्ट थे। और तब मैंने उस समय ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की और कैपिटल मार्केट में मैं गया था। तो कैपिटल के मार्केट में मैं जब गया उस समय, और हमने बॉन्ड इश्यू निकाले थे,
तो 500 करोड़ के अगेंस्ट हमको 1200 करोड़ मिले, फिर 600 करोड़ के अगेंस्ट हमको 1000 करोड़ मिले। तो बॉन्ड इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ और उस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि जैसे वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर्स, इसके पैसे भी वसूल हो गए। मैं तो दिल्ली आ गया, तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को 8000 करोड़ रुपए लेकर एडवांस में बेच दिया, मोनेटाइज किया। तो पहली बात तो यही है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में है। फिर मैं दूसरी बार जब बॉन्ड इशू के लिए गया था तो कोचिन शिपयार्ड के लिए मैं शिपिंग मिनिस्टर था, और कोचिन शिपयार्ड में हमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो मैंने सुझाव दिया कि हम लोग कैपिटल मार्केट में जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से कोचिन में यूनियन जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी लोगों की थी, तो उन्होंने इसका विरोध किया। तो मैंने उनको बुलाकर समझाया, देखिए अगर 3-4 हज़ार करोड़ कोचिन शिपयार्ड के पास आएंगे तो हम डेवलपमेंट करेंगे, नए नए शिप बनाएंगे, और इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और आपको रोजगार मिलेगा। और अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं दूसरी जगह ये ले जाता हूँ और वहाँ डेवलपमेंट करता हूँ। बाद में मुख्यमंत्री जो थे वो सब कन्विंस हो गए और हम कैपिटल मार्केट में गए, और कोचिन शिपयार्ड आज एक फ्लैगशिप कंपनी है। हमारा बॉन्ड इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ। फिर मैं कल अभी एक 4-5 दिन पहले मैं एक्चुअली फैमिली के साथ गोवा चला गया था, और हमने हमारा NHI में इनविट मॉडल है, अनकन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो मेरे अब मन में एक बात आई कि अब धनवान लोगों से पैसे नहीं लेना है, बैंकों से नहीं लेना है। अब हिंदुस्तान की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा गरीब आदमी से लेना है। कोई वेटर होगा, कोई कांस्टेबल होगा, कोई पत्रकार होगा, कोई रिटायर्ड होगा, उसको धनवान बनाए। तो इस बार हमने तय किया कि हम हमारे इस बॉन्ड इशू में उसको 8% रिटर्न देंगे साल का, और मैंने उसमें प्रोविजन की कि ये रिटर्न उसको मंथली मिलेगा, क्योंकि अभी फिक्स डिपॉजिट में जो रिटर्न मिलता है वो मंथली मिलता है, और वो भी 4.5-5% के ऊपर नहीं है। तो मैंने तय किया कि अभी ये गरीब लोगों को हम रोड का बेनिफिट देंगे, और हमने 10 दिन के लिए बॉन्ड इशू सब्सक्राइब किया मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, और 31 तारीख को मैं क्लोज करने के लिए जाने वाला था। पर हमारा जिस दिन इशू हमने ओपन किया, 7 घंटे के अंदर वो 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। और मुझे 27 तारीख को आकर कानूनी, मैं गोवा से 2 दिन रोज सुबह के फ्लाइट से मुंबई आता था। एक दिन मुझे IIT में भाषण देने का था इसलिए आया, एक दिन मैं स्टॉक एक्सचेंज गया और वो घंटा बजाकर उसको मैंने क्लोज किया। तो पहले 7 घंटे में ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो मुझे आपको यही कहना है कि अभी मैं तो कहता ही हूँ कि पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरा बजट 2 लाख करोड़ का है और मैं 7 लाख करोड़ के काम कर सकता हूँ, और अभी तक मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूँ। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो बजट था 800 करोड़ का, और हमने एक योजना बनाई थी सागर माला, और वो योजना थी 16 लाख करोड़ की। तो मैंने योजना का डिटेल देने के लिए मेरे बीट के मीडिया के पत्रकारों को बुलाया और एक प्रेजेंटेशन दिया कि ये 16 लाख करोड़ के काम हम कर रहे हैं। तो मुझे एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे बजट में? तो मैंने कहा 800 करोड़ है, वो भी उसमें मैं 100-200 के ऊपर नहीं दे पाऊंगा। वो जोर से हंसने लगे, बोले 200 करोड़ तुम्हारे पास है, 16 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट ले रहे हो, पैसे कहाँ से आएगा? बोला वही तो दिक्कत है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है, और वो समझ नहीं पा रहे थे। आपको ताज्जुब होगा कि मैंने 12 मेजर पोर्ट की स्ट्रेंथ का उपयोग करके अभी तक हमने 9 लाख करोड़ के काम सक्सेसफुली पूरे हुए। हमारे पोर्ट को 7000 करोड़ का फायदा हुआ है। तो ये सबसे पहले हिंदुस्तान में अभी आप जैसे इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वैसे भारत सरकार में हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने अभी बीच में प्रेजेंटेशन किया था, और अभी वो बड़े प्रमाण पर PPP, BOT, हाइब्रिड एन्युटी, और ये जो अनेक प्रकार के जो इसमें हाइब्रिड एन्युटी है, मैंने ढूंढा हुआ प्रोजेक्ट है, मॉडल है। तो उसमें भी हम रोड बना रहे, क्योंकि जब मैं मंत्री बना
तो टोटल 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट है। बैंक स्ट्रेस में थी, अब प्रोजेक्ट लगभग एनपीए हो गए थे। तो उस कारण उस स्थिति में उसको बाहर निकालने के लिए मेरे डिपार्टमेंट में और हमारे लोगों ने मिलकर हमने इंडियन बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। लगभग हमने 40 मॉडल से और सबको सक्सेस मिले। और अभी तो मैं मॉनिटराइज कर रहा हूँ, तो जाऊंगा तो उससे मुझे पैसे मिलते जाएंगे। तो रोड बनाकर मैं सरकार में फायदा कमाऊंगा, खर्चा तो निकल जाएगा। समझो 1000 करोड़ का रोड मैंने बनाया और उसको मैं अगर 15 साल के लिए मॉनिटराइज करूं तो मुझे 1600 करोड़ मिलेंगे। तो 600 करोड़ उसमें मुझे ज़्यादा के मिल गया, तो 1000 करोड़ में उनके 10 साल 15 साल में वापस कर दूंगा। तो रोज टोल मिलता ही है। तो ऐसी बहुत सी बातें जो है जिसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि अब पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में आप उतरिए। मैं आपको 2 अच्छा उदाहरण बताऊंगा कि मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है और मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था। और मथुरा में मथुरा बहुत गंदा शहर है, अन्यथा मत लीजिए। तो मैं भी वहाँ अभी 15,000 करोड़ के रोड वगैरह बना रहा हूँ, तो वहाँ कचरा बहुत था, मुझे अच्छा नहीं लगा जब मैं वहाँ अंदर गया था। तो मैंने सोचा कि इसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे यमुना को। वैसे भी मैं गंगा को शुद्ध करने के लिए प्रोजेक्ट कर रहा था 26,000 करोड़ के नमामि गंगा में। तो उसके साथ 40 उपनदियाँ, नदी और यमुना, सबका भी शुद्धिकरण का कार्यक्रम था। तो यमुना में मैंने एक हाइब्रिड एन्युटी पे प्रोजेक्ट निकाला था, 40% फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड 60% फ्रॉम द इन्वेस्टर। और आपको ताज्जुब होगा कि ये प्रोजेक्ट टेंडर निकाला और इन्वेस्टर है त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी, शायद यही के दिल्ली के आसपास की है। उन्होंने प्रोजेक्ट लिया और उसमें क्या किया मैंने कि जो इंडियन ऑयल के लोगों को बुलाया है, उनकी रिफाइनरी है मथुरा स्टेशन के बाजू में, उनको पानी लगता था, वो उत्तर प्रदेश के इरिगेशन डिपार्टमेंट से पानी खरीदते थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं ये पानी शुद्ध करके आप कितना पैसा देते हो यूपी के सरकार को पानी के लिए? बोले 25 करोड़, तो 20 करोड़ दो, तुम्हारे 5 करोड़ बच जाएंगे। और अभी प्रोजेक्ट ऐसा है कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग वो स्लज को साफ कर रही है और क्लीन वाटर रिफाइनरी को दे रहे हैं, और उसमें से 20 करोड़ साल के त्रिवेणी इंजीनियरिंग को मिलते हैं और 60% गवर्नमेंट ने दिया है और प्रोजेक्ट अब चालू हो गया है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी करीब 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है बाय पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। Is the future. That is the first philosophy. The West to wealth. And I am always telling to people that no one is West, no material is West. It is depending upon the appropriate technology, appropriate leadership, appropriate vision of the leadership,
that you can convert that waste material into wealth. अगर आप उसको आदमी को बदल सकते हैं तो नहीं बदल सके तो ये आपका फेल्यूर है। और इसलिए हमें हमारे साथ काम करने वाले लोगों की भी क्षमता बढ़ानी है, बदलना है उनको। और वो हर जगह उसमें योजना करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट। मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो हमारे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, पर सब प्रकार के लोग बैठते हैं। केवल अच्छे विद्वान लोगों से काम नहीं जमता, तो कुछ पहलवान भी होते हैं, मारपीट करने के काम में ऊपर में आते हैं। तो जो पहलवान है उसको बोले कि तुम इंटेलेक्चुअल सेल में काम करो, और इंटेलेक्चुअल सेल में जो काम कर रहा है आइडियोलॉजी को डेवलपमेंट, उसको बोलो तू जरा देख, उससे जरा देखना है, तो ये जमेगा नहीं। हर व्यक्ति को काम और हर काम को उचित व्यक्ति, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर द अप्रोप्रिएट वर्क, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डिवीजन ऑफ वर्क and decentralization of power. Division of work and decentralization of power is very important. कुछ लोग ऐसा होते हैं बहुत अच्छे होते हैं पर सब काम खुद ही करते हैं। लीडरशिप का मतलब है तुम चुपचाप बैठो और टीम को काम करने लगाओ, और किसने ठीक काम कम पड़ा है उसकी मदद करो। तो आप ही खुद खूब मेहनत करते हो तो मजा नहीं है उसमें। तो मैं अक्सर लोगों को एक मैथमेटिक्स के इक्वेशन की बात करता हूँ कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो total work is a square plus b square. But when a and b comes together, thinks together and works together, a plus b ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है a square plus b square plus twice ab, and twice ab is the result of collective team spirit. आप कितने विद्वान हो, कितने होशियार हो, कितने धनवान हो, ये फर्क नहीं पड़ता, पर you must learn the art of management, कि सब लोगों को साथ में लेकर उनको मोटिवेट करके, इंस्पायर करके, एनर्जी क्रिएट करके हम कलेक्टिव टीम के रूप में कैसे काम करें। और ये करने के लिए पहला प्रिंसिपल कोई है तो ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड इंडस्ट्री। आपकी रिलेशनशिप आपके सबऑर्डिनेट लोगों से कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डू जस्ट फॉर इट यू विल गेट इट। आप उसके सामने, मुझे याद है और मैं उदाहरण अक्सर मेरे लड़कों को भी बताता हूँ, रतन टाटा मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं मंत्री था, मलबार हिल पर रहता था, तो मेरा पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया तो मुझे मिलने के लिए रतन टाटा आने वाले थे, तो वो निकले घर से, और मैं उस समय पैर 4 जगह फ्रैक्चर था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला नितिन मैं तुम्हारा घर मुझे नहीं मिल रहा, कहाँ है? तो मैंने कहा आप ऐसा करो, आप ड्राइवर को फ़ोन दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ। तो मुझे पहली बार पता चला, और मैं उनके घर में भी गया हूँ। उनके घर में कुत्ते हैं 4-5, वो इतने सिंपल है उनका व्यवहार कि मैं इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद में भी, मैं एक बार उनके साथ गाड़ी में बैठा तो जनरली ड्राइवर के अपोजिट साइड में जो मेन आदमियों बैठता है, तो मैंने कहा टाटा साहब आप इधर बैठो। नहीं आप बैठो। मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर में गया, और लेकिन मैं हेलीकॉप्टर चलाऊंगा। तो मैंने एक बात देखी कि अपना खुद का काम खुद करने में इतने बड़े व्यक्ति का वो बात मैंने देखी, इसमें कोई कमीपना नहीं होता। नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट्स ऑफ लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से देखिए, एक बात तो सच है, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, सब अपूर्णांक है, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जो 100% परफेक्ट है। हाँ, आपके प्रोडक्शन में शायद होता होगा, खट 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 बराबर आता होगा, तो हमारे ये लोगों में ऐसा नहीं हो सकता। सो उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए अच्छाई पर किसी का पेटेंट नहीं है, अच्छाई पर किसी का पेटेंट नहीं है। तो हम लोग हमारे लाइफ में जो अच्छाई जहाँ जहाँ से दिखती है, हमको लगती है, उसको हम स्वीकार करें और आत्मसात करें। जो हमारे बीच में अच्छाई है उसको बढ़ाएं। मैं बहुत बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज
and there are some people who convert opportunities into the problems. It is a problem related with the leadership. हम कारण न होते समस्या खड़े करते हैं, कारण न होते विवाद खड़े करते हैं। मैं जब मंत्री था तो बाला साहब ठाकरे जी का मेरे ऊपर बहुत प्रेम था। तो एक बार उन्होंने मुझे एक्रिलिक के शीट पर एक सेंटेंस लिख कर दिया, नितिन ये रखो बोले। तो मैंने बोला क्या है बाला साहब? उसमें लिखा था आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। अब मैं कभी कभी ऐसा बताते इधर से उधर, हार्ट ऑफ द सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। और इसलिए अब गवर्नमेंट में बहुत बार होता है, मैं बोलता भाई ये छोड़ दो, मुझे रोड बनाना है, मुझे कॉन्ट्रैक्टर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आई एम कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ रोड एंड कॉस्ट ऑफ द रोड। वी नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी। वो कॉन्ट्रैक्टर रात को विस्की पीता है कि ब्रांडी पीता है, वो क्या करता है, कौन से कपड़े पहनता है, आई एम नॉट कंसर्न विद इट, आई एम ओनली कंसर्न विद हिज परफॉर्मेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके परफॉर्मेंस ऑडिट को चेक करो और उसका रेटिंग तय करो। इसका संबंध एजुकेशन से नहीं, इसका संबंध एज से नहीं, इसका संबंध नॉलेज से नहीं। हाउ टू गेट इट डन इज रियली ए डिफरेंट थिंग। You need to understand what type of people we need and what type of teamwork we are going to develop by which we are going to get the results. So ये important चीज़ है और इसमें सबसे important चीज़ है फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन पहले करो। मेनी पीपल है, विद्वान है, होशियार है, निर्णय नहीं करते और निर्णय नहीं करना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। I like people who can get the thing. मैं कभी भी कहता हूँ, even I like the people who can take the wrong decisions, but I dislike honest people who don't want to take the decisions. Fast track decision making process, transparency with the decisions, and commitment for the cause. And the second important thing is teamwork. The transparency is equally important. और मैनेजमेंट में ये छोटी छोटी बातें अगर होगी तो आप बहुत बड़े निर्णय कर सकते हैं। अभी मैं एमएसएमई मंत्री था तो मैंने एक फंड ऑफ फंड निकाला था, तो मैंने बहुत दिन कोशिश की, खूब लोगों ने इसका रेटिंग करा दो, एमएसएमई का कॉन्ट्रैक्टर का रेटिंग करना है, होता ही नहीं था। तो एक दिन मैंने कहा मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर 5 बातें करो कि 5 साल का बैंक का टर्नओवर कैसा है वो निकालो, 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करो, 5 साल का इसने एक्सपोर्ट कितना किया है वो चेक करो, और 5 साल में इसके ऊपर कोई डिफॉल्केशन हुआ है क्या, नोटिसेस आई है क्या, ये चेक करो। और ये करने के बाद और कोई 1-2 क्राइटेरिया लगा दो, इसने लाइसेंस कोटा सब ठीक किया है कि नहीं, कोई टैक्स चोरी की है क्या, इनकम टैक्स का भी उसका 5 साल का रिकॉर्ड चेक करो और उसका रेटिंग कर दो और उसको बैंक में 3 घंटे में लोन दे दो। अगर ये 5 बातें जिसकी अच्छी होगी वो डिफॉल्टर बन ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे विथ परफॉर्मेंस ऑडिट यू कैन मेक द रेटिंग ऑफ द कंपनीज एंड पर्संस, और मुझे लगता है ये बहुत उपयोगी होगा। अभी टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी चर्चा होती है। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉस्ट कम करना और क्वालिटी को इम्प्रूव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे हमारे यहाँ, मैं ऑटोमोबाइल का मिनिस्टर हूँ, तो हमारे लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक कार आई। यही होटल में मैं आया तो बहुत बार में फिर गाड़ी बंद हुई तो क्या होगा, फिर रास्ते में इलेक्ट्रिक कहाँ से आएगी, किसी की गाड़ी बंद नहीं हुई, तो पूछने वाले सवाल पूछती है। अब जब गाड़ियाँ बेचना शुरू हो गया तो अभी 4 व्हीलर 2 व्हीलर में 400 स्टार्टअप आए जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं, वो होशियार है। और बजाज और टीवीएस ने 120 मीटर वाली गाड़ी स्कूटर लॉन्च की, तो इन्होंने 60 मीटर वाली की। तो मैंने वो वेणु श्रीनिवासन और राजीव बजाज को पूछा कि तुम 120 मीटर क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने सर्वे किया। तो सर्वे में एक बात पता चली कि हमारी स्कूटर चलाने वाले लोग दिन में मैक्सिमम 24 किलोमीटर या 26 किलोमीटर चलाते हैं। तो मैंने कहा ये 60 किलोमीटर की रेंज बढ़ाकर लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट क्यों बढ़ा रहे हो। ये मैं बोल ही रहा था, उतने में 400 स्टार्टअप तैयार हुए और उन्होंने 60 किलोमीटर की स्कूटर तैयार की, बढ़िया अच्छे डिजाइन से है।
और अभी वो स्कूटर 70,000 रुपये बेच रहे, इनकी 1,30,000 में है। अच्छा, उनको भी सेल है क्योंकि 50% ऑफ द टू व्हीलर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मार्केट मिल गया। तो टेक्नोलॉजी में भी जो बात इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की और पेइंग कैपेसिटी ही कंज्यूमर की नहीं है तो उपयोग क्या होगा? तो वॉल्यूम में बिजनेस करना होगा, तो प्रूवन टेक्नोलॉजी के साथ इकोनॉमिक वायबिलिटी के बिना मार्केटेबिलिटी संभव नहीं है। और इसलिए मैं ज़्यादातर आपको आज जो कुछ कहने वाला हूँ कि वो सरकार से रिलेटेड है, बाकी बातों से। एक तो पहली बात, अल्टरनेटिव फ्यूल में जाओ। आप सब दिल्ली के लोग हो, अभी एक पंजाब हरियाणा में परली होती है, अभी पोल्यूशन शुरू हुआ। अभी 5 टन ऑफ परली इज गिवन 1 टन ऑफ बायो सीएनजी एंड बायो एलएनजी, जिसमें ट्रक और बसेस चल सकती है। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 50 करोड़ है। अगर ये परली फुकट में मिलती है तो ये परली से आप ये करो। अभी पानीपत में मैं बहुत दिनों से पीछे पड़ा था, इंडियन ऑयल ने एक प्लांट डाला है कि वो परली से 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन पर डे बना रहे हैं। तो ये परली इज ए वेस्ट रॉ मटेरियल जो फुकट में आपको मिलेगा हरियाणा, पंजाब और सहारनपुर में। तो बायो सीएनजी और आप अभी ट्रैक्टर को, ट्रक को, बस को कन्वर्ट कर सकते सीएनजी में। तो मैं पहला कहूँगा कि ये परली का कुछ करो। दूसरी बात, मैं 8 दिन के पहले एक टेक्नोलॉजी मेरे पास आई और जो प्रूवन है कि ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट है। सीएसआर और सेंट्रल रिसर्च बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे प्रेजेंटेशन दिया और वो परली से वो बायो बिटुमिन बना रहे हैं लिक्विड का। उसमें उसका ग्रेडेशन बिटुमिन के ग्रेड का है। तो मैंने बोला जितना बनाऊंगे उतना मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो परली इज अ बेस्ट मटेरियल और उससे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायो बिटुमिन बनेगा तो कितना फायदा होगा। अब ये टायर थे, तो टायर हमारे देश में वेस्ट टायर लाने के लिए अनुमति नहीं थी इंपोर्ट करने के लिए। मैंने काफ़ी पीछे पड़ के अनुमति दी, क्योंकि अब दुनिया भर के वेस्ट को बुलाओ देश में। मैं बहुत सोच के बोल रहा हूँ। वेस्ट टू वेल्थ में अगर ये कार स्क्रैपिंग हमने किया है, इससे हमको एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, स्टील सब मिलता है। We can reduce the cost of automobile by 25 to 30% by scrapping the vehicles। और वो कम होगी तो हम इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे कॉम्पिटिटिव बनेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अभी ये रबर टायर है, उससे पाउडर निकलती है। वी आर एडिंग 10% रबर पाउडर इन बिटुमिन। बिटुमिन का रेट 45 रुपए के ऊपर है किलो और रबर पाउडर 30 रुपए है। फिर जो तार निकलती है उसमें से अभी हमने एक टेक्नोलॉजी लाई है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पियर हमारे देश में मेट्रो का, ब्रिज का केवल 30 मीटर होता है। तो ये मलेशिया में डेवलपमेंट हुई। तो फिर ये देखकर मैंने रवि सिन्हा करके आईआईटी के जो मुंबई के थे उनको और कुछ लोगों को सिंगापुर और मलेशिया में भेजा और वो टेक्नोलॉजी आई, उसका आया, हमने एक्सेप्ट किया। अभी मेट्रो की कॉस्ट 40% कम हो सकती है, क्योंकि ये दो डिस्टेंस बिटवीन द टू पियर ये हम 120 मीटर कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर का जो बीम है, जैसे ये बना हुआ है, ये होटल में यहाँ पियर है, यहाँ है, और दोनों के बीच में ये बीम है। तो ये अगर प्रीकास्ट स्टील फाइबर में किया तो ये डिस्टेंस 120 मीटर बढ़ सकता है, तो कॉस्ट कम हो गई। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, मेट्रो की कॉस्ट सब कम हो सकती है। फिर क्योंकि मुझे स्टील और सीमेंट का यूज़ कम ही करना है, क्योंकि वो कुछ लोग मिलके कार्टेल करते रहते और रेट बढ़ाते रहते हैं। आप में से कुछ होंगे तो मुझे माफ करना। तो मैं बोला इनका सबसे अच्छा काम है कि इसका यूज ही कम करो। तो स्टील फाइबर कहाँ से निकलेगा? तो ये जो टायर निकला है इसमें से रोप निकलती है, वायर निकलती है, और उससे वो जो हम लोग स्टील फाइबर बनाएंगे तो वही डाल देंगे, तो वो 30 रुपये किलो मिलेगा वेस्ट के भाव से, 35 रुपये किलो मिलेगा। We need to reduce the cost of construction and we need to increase the quality of construction. To save money is to earn money. तो स्वाभाविक रूप से खूब टेक्नोलॉजी आई है। अभी जैसे मैं आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बोलूँगा, हिंदुस्तान में 1,50,000 बसेस है। मैंने अभी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मुंबई में लॉन्च की, बहुत पोटेंशियल इसमें। अब हमने टेंडर निकाला 5,500 बसेस का, तो कॉस्ट आई नॉन एसी बस की 39 रुपीज़ पर किलोमीटर और एसी बस की कॉस्ट आई 41 रुपीज़ पर किलोमीटर और डीजल बस की कॉस्ट है 115 रुपये पर किलोमीटर। अच्छा, डीजल कोई फूक के निकाल सकता है, चोरी कर सकता है।
तो यहाँ इलेक्ट्रिक की चोरी नहीं होती। दूसरी बात, हमने एक ऐसी सिस्टम बनाई कि मोबाइल फोन या कार्ड, स्मार्ट कार्ड, नो टिकट, कैमरा लगा है, अंदर जाओ, पहले अंदर उतरते समय कार्ड दिखाओ, चढ़ते समय कार्ड दिखाओ, अंदर जाओ। अब मुझे बताइए कि देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस, डबल डेकर बसेस, 10 लाख बसेस आ सकती है। और ट्रांसपोर्ट में इतना पोटेंशियल है कि लंदन में आप जाओगे तो 9 ऑपरेटर है, और ड्राइवर ऑपरेटर का है और कंडक्टर कारपोरेशन का है, और पता भी नहीं चलता कि कौन सी बस किसकी है। आप लंदन में गए होंगे, डबल डेकर बस है, 9 ऑपरेटर है। तो दिल्ली में टिकट रेट 25 से 30%, दिल्ली ने पूरे देश में कम करके हम लोग एयर कंडीशन बसेस का रेट में सबको घुमा सकते हैं, 30% रेट कम करके। इतना कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। और अगर ये, मैं अभी मुंबई में मैंने बेस्ट को सलाह दिया कि एयर कंडीशन बस तैयार करो, डोंबिवली से, बोरीवली से विटी तक आने के लिए, और लोग गाड़ी लेने के बजाय अपने गाड़ी में लग्जरी कोच में बैठेंगे, लैपटॉप पर काम करेंगे, एसी होगा, वही कनेक्टिविटी होगी, चाय कॉफ़ी नाश्ता भी मिलेगा, और वो आराम करते हुए अपने ऑफिस में नरीमन पॉइंट आएंगे। ऐसी बसेस शुरू कर दो, लोगों को डिस्करेज करो अपनी गाड़ी यूज़ करने के लिए। इट कैन बी पॉसिबल, और कॉस्ट भी कम होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक मेट्रो तैयार की, उसको रेलवे वाले नितिन गडकरी मेट्रो कहते हैं। ये दिल्ली में मेट्रो बन रही, इसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ है, और मेरी मेट्रो की कॉस्ट 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। तो आपको ताज्जुब होगा कि ये कैसे बनी। अभी वो सब अप्रूवल मिल गए, अभी हम लोग उसको शुरू करने जा रहे हैं। नागपुर से अमरावती, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल और नागपुर से रामटेक, हम सब जगह ये मेट्रो 800 किलोमीटर घूमने वाली है। उसकी स्पीड है 140 किलोमीटर की। 8 डब्बे हैं। पहले 2 डब्बे जो है, पहला और आखिरी का, उसमें दूध, वेजिटेबल्स, फार्मास्यूटिकल्स इसके लिए रखे हैं, और जो 6 डब्बे है उसमें एक है बिजनेस क्लास, जो हवाई जहाज में होता है वैसा होगा, और 5 डब्बे में इकोनॉमिक क्लास भी हवाई जहाज में जैसा होगा वैसे ही होगा। वाईफाई फ्री ऑफ चार्ज होगा। एयर होस्टेस जैसी लड़की होगी जो चाय पानी कॉफ़ी सब देगी, और उसका टिकट रेट स्टेट ट्रांसपोर्ट से 25% कम होगा, और उसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मर्सिडीज गाड़ी से अमरावती जाने के लिए 2.5 घंटा लगता है, ये मेट्रो 1 घंटा 35 मिनट में पहुंचाएगी हर स्टेशन पर। अब आया इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम, तो मैंने कहा सरकार का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। मैंने आपके जैसे एंटरप्रेन्योर को इकट्ठा किया, और कोई, मैंने कहा जैसे प्रकाश ट्रैवल है, विजय ट्रैवल है, प्रसन्न ट्रैवल है, तुम एक मेट्रो ले लो। वो चौधरी है बंगाल में जो वैगन बनाते हैं, उनको बुलाया, उन्होंने 40 करोड़ का टेंडर कोटेशन दिया। मैंने कहा 30 करोड़ में दो। अब 50 मेट्रो हम खरीद रहे हैं एमएसएमई में लोन देकर, और मैंने कहा यही नागपुर के और विदर्भ के लोग हुआ, बाहर के नहीं। और उनको मैंने कहा कि ये जो मेट्रो है ये तुम्हारे मालकी के रहेगी, ड्राइवर नागपुर मेट्रो का यानी रेलवे का होगा, और कैटरिंग व्यवस्था उनकी होगी, एडवर्टाइजमेंट के राइट उनको होंगे, और माल जो भेजेगा हर स्टेशन पर उतरेगा उसका पैसा उनको मिलेगा। पर किलोमीटर उसका चार्ज रेलवे ने तय किया है, उतना किलोमीटर उसको चार्ज देना पड़ेगा, और उसके बाद जो टिकट से पैसा मिलेगा वो प्रॉफिट उनको मिल जाएगा। 3 साल 3.5 साल में मेट्रो की कीमत वसूल हो जाएगी, और पूरी प्राइवेट सर्विस होगी। आज मेरे पास स्पाइस जेट वाले अजय सिंह आए थे, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वो MPBS सी प्लेन। तो आज ही उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये प्लेन अब शुरू कर रहा हूँ 50 जगह पर। तो आप ये करिए, ये 18 करोड़ का एक प्लेन है, 19 सीटर, और वो जो एयर स्ट्रिप से भी निकलता है और पानी पे भी उतरता है, और ये सक्सेसफुल है, सब कानून बन गया है। तो आपसे कितना टूरिज्म बढ़ेगा। मैं कल जबलपुर भेड़ाघाट में वहाँ के रिंग रोड का उद्घाटन कर रहा था, तो इतना पोटेंशियल है टूरिज्म में कि 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट टूरिज्म में खर्चा होता। अब हम लोग रोड बना रहे अच्छे, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से मनाली 8 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई अप टू नरीमन पॉइंट 12 घंटे में।
तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। अब मैं वो इलेक्ट्रिक, जैसे ट्रेन चलती है वैसे रोप लगाकर, इलेक्ट्रिक की केबल लगाकर मैं ट्रक और बस चलाने का सपना देख रहा हूँ। अभी मैं इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक का ट्रक लॉन्च कर रहा हूँ। अभी मैंने LNG का ब्लू एनर्जी का एक ट्रक लॉन्च किया। 50% सेविंग है डीजल की तुलना में LNG पे चलने में। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, चाइना की 10% है, यूके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री की 12% है। और मैंने संकल्प किया है कि हम आने वाले समय में जो हाईवे बना रहे हैं, अभी आप ही देखिए दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे हैं। मैं एक बार मेरठ में गया था तो वहाँ के लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा आजकल हम आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस जाते हैं मेरठ से। ये संभव हुआ क्योंकि रोड का डिस्टेंस कम होगा। तो मेरा आपको यही कहना है कि ऐसी बहुत सी इकोनॉमिक वायबिलिटी है जो गवर्नमेंट के सेक्टर में PPP मोड में है। अभी हम लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, रोप वे केबल कार बना। आज मैं हिमाचल प्रदेश में था, चंबा में, और अभी मेरे मन में आया, बहुत दिनों से चल रहा है, अभी मैं 260 रोप वे केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूँ। और एक अपने IIT इंजीनियर ने गोवा में बनाई, मैंने उसको लद्दाख लेह में भेजा और पहाड़ पर लोग रहते, गवर्नर साहब उनके LG को कहा कि ये देखो, और 30 जगह हमने आइडेंटिफाई किया है। ये डॉफल मेयर और प्यूमा वगैरह की कीमत 200-300 करोड़ है, वो बोलता मैं 25 करोड़ में बनाऊंगा। तो मैंने उसको आइडिया दी कि ये फेनिकुलर रेलवे ऐसी बनाओ कि नीचे वाला जो है उसमें भेड़ बकरी गाय रहेगी और स्कूटर भी रहेगी, मोटरसाइकिल भी रहेगी, और ऊपर में लोग बैठेंगे और वो पहाड़ से चलेगी। सफरचंद सेफ अगर लाना है तो ऊपर से लेके आएंगे, नहीं माल भी जाएगा आदमी भी जाएगा। और वो अब हम लोग पहला पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे आज मन में आया, मैं वहाँ इतना सुंदर पठानकोट से उधर हेलीकॉप्टर से जा रहा था, अब इतना ऊंचा हिमालय है, जो लोग मुझे मिले वो कह रहे 16 घंटा 18 घंटा एक विधानसभा में उनको आने के लिए टाइम लगा। तो मैं ऊपर से सोच रहा था कि एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से, दूसरे पहाड़ को तीसरे पहाड़ से अगर रोपवे और केबल कार से जोड़ दिया तो ये बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा। अभी मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में हम रोपवे बना रहे हैं। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ रही है। यू कैन मेक द जॉइंट वेंचर विद द सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है। इंटेल कंपनी के चेयरमैन पैट्रिक आए थे, तो मैं और IT मिनिस्टर उनको मिले। तो मैंने उनको जब इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर और सब बताया, मैंने कहा सब जगह चिप लगती है, वो सेमीकंडक्टर, वॉशिंग मशीन से लेकर, कार से लेकर, स्कूटर से लेकर, कैमरा से लेकर, सब जगह शॉर्टेज है आज सेमीकंडक्टर के लिए। मैंने कहा यहाँ फैक्ट्री डालो। तो हमारे सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपके चेंबर में अब हम देश में इंपोर्ट क्या क्या कर रहे हैं इसके ऊपर एक बार प्रेजेंटेशन करो, और फिर उसमें दूसरा करो कि भाई इसमें इंपोर्ट बचाकर हम एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं या देश में बना सकते हैं, इसके ऊपर सोचो। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बाय विच वी कैन इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस अवर इंपोर्ट। 3 बातें महत्वपूर्ण है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में भी आपको काफ़ी पोटेंशियल है जी। 16 लाख करोड़ का फ्यूल अब इम्पोर्ट करते, मैं 2004 से चिल्ला रहा हूँ कि हमारा किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। आज हमारे पास सब कुछ है। अभी एक 15 दिन पहले हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि मिथेनॉल के कारण 40,000 करोड़ हमने बचाए। प्रदूषण तो बचे ही, हमारी स्कूटर, हमारी ऑटो रिक्शा, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, ग्रीन हाइड्रोजन, ये तो हमारा फ्यूचर है और सब टेक्नोलॉजी अब वायबल है। तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी, और उसके साथ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, यू कैन मेक द सक्सेस स्टोरी। बहुत सी बातें बताने लायक है, पर मैं आपको कहूँगा कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में PPP में आप आइए। मैं PPP का इस देश में जन्मदाता हूँ। देश का पहला PPP प्रोजेक्ट शुरू करने का सौभाग्य मुझे मिला। उसका एक छोटी सी घटना हुई थी। मैं मलबार हिल में रहता था मुंबई में, तो एक दुकान में जब वो मंत्री बना तो टीवी खरीदना था। तो उस समय टीवी बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो मैं एक दुकान में गया, तो मैंने कहा मुझे टीवी चाहिए। तो उसने कहा कि बिल्कुल सब, मैंने टीवी पसंद किया। उतने में उसको पता चला कि मैं मिनिस्टर हूँ। तो उसने कहा सर अभी ये पीसेस थोड़े पुराने हैं, नया पीस आने के बाद आपको इन्फॉर्म करता हूँ। और उसका फ़ोन ही नहीं आया।
तब मेरे ध्यान में आया कि इंस्टॉलमेंट पर मंत्री को टीवी देना, इन्हें पैसे को डुबाना, ऐसा उसको लग रहा था। तो उसने बेचारे ने फ़ोन नहीं किया। तो फिर मेरे मन में आया कि जब टीवी और कार अगर इंस्टॉलमेंट पे मिलती है तो रोड, टनल और ब्रिज क्यों नहीं मिल सकता। एंड दैट थिंग इंस्पायर्ड एंड मोटिवेट मी टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी फॉर BOT एंड PPP। और उसके बाद अब सक्सेस स्टोरी हो गई। तो मुझे यही लगता है कि दिस इज द टाइम फॉर गुड इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। Without water, power, transport and communication, we don't get capital investment. And without capital investment, we cannot create employment potential. And without employment potential, we cannot eradicate the poverty. So you are not only the wealth creator, but you are the employment creator. And for the eradication of poverty, we need to encourage more people for more investment, more entrepreneurship, more industry, more trade, business, everywhere in tourism, agriculture, rural, tribal, everywhere. So there is a huge potential. और आपका माइंड सेटअप जब डेवलपमेंट का है तो 100% आपको जैसे और आइडिया आएगी, आप जरूर देश के लिए काम करिए। और प्रधानमंत्री का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा जो सपना है उनका, और आत्मनिर्भर भारत का, वो पूरा करने में आप लोग जरूर सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपने करियर में 50 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए हैं। हम लोग जो यहाँ एंटरप्रेन्योर हैं वो आपके मुकाबले बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ चला रहे हैं, पर हम लोग रोज़ कोई परेशानी से जूझते हैं। आपके चेहरे पे और आपके व्यवहार में कभी टेंशन या कोई परेशानी नहीं दिखती। और मैं ये कहूँगा कि 10 साल बाद आज आप शायद थोड़े यंगर लग रहे हैं तब से। तो इसका क्या राज है? बहुत सीरियसली हम लोग भी ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रख सकते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कम टेंशन कैसे ले सकते हैं, ताकि रिजल्ट भी आए और एज भी हमें ना दिखे और हमें हमेशा हंसते भी रहें। तो हम आपसे ये सीख चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक जो मैंने गलती की वो आप मत करिए। मैं स्टूडेंट लीडर था और पॉलिटिक्स में पागल हो गया, दिन रात काम करता था। रात को 12 बजे 11 बजे ढाबे पे खाना खाता था, दोपहर को 1 बजे समोसे खा लेता था खाने के समय। ऐसी मेरी लाइफ 50 साल तक चली है। फिर मेरी तबीयत थोड़ी मुझे ठीक नहीं रहती थी और एक दिन मैंने तय किया कि नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी टू हेल्थ, सेकंड टू ईमानदारी से अपना परिवार की वेल्थ, एंड थर्ड प्रायोरिटी टू पॉलिटिक्स। अब मैं कोविड में था, काफ़ी संकट का समय था, तो मुझे एक महिला ने, जो लेडी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर थी, उसने मुझे कुछ प्राणायाम सिखाया और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। फिर मैंने उसको मेरे चैनल पे डाल दिया। तो अब मुझे बहुत है एडवांटेज है, मैं कोई मीडिया सेवी नहीं हूँ, विद्वान भी नहीं हूँ, पर मुझे 3 लाख रुपए महीने के यूट्यूब से मिलते हैं। और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा मैं कोई, अब ये मेरे को कागज़ लिख के दिए उसने, तो मैंने कागज़ ही छोड़ दिया, भूल गया, तो मैं ऐसे ही भाषण दिया। तो मैं वैसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, तो मैं अपने को जो लगता है वो बोलता हूँ, तो मैंने अपना बोल दिया। तो वैसे ही मैंने ये हेल्थ के लिए रोज़ शुरू किया, सिंपल है वो। और आप नहीं, मुझे अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि नितिन जी क्या कर रहे हो? बोले तुम, आप 10 साल यंग लग रहे हो। तो मैंने उनको भी सिखाया। तो आप एक काम करो कि मैं रोज़ प्राणायाम करता हूँ, और कुछ भी हुआ, आज मैं सुबह हिमाचल प्रदेश गया था, यहाँ से मैं 10:30 बजे पठानकोट प्लेन से गया, वहाँ से हेलीकॉप्टर से गया, सभाएं की, वापस पठानकोट आया, पठानकोट से वापस हेलीकॉप्टर से घर आया, घर आकर मैंने गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण मीटिंग ली, फिर एक पियानो का कार्यक्रम था वहाँ गया, फिर वहाँ से मनमोहन सिंह जी को मुझे आज अवार्ड देना था, तो बाजू वाले ताज पैलेस में आया, फिर अब आपके पास आया हूँ। फिर भी चेहरा मेरा फ्रेश है, इसका कारण मैं रोज़ प्राणायाम करता हूँ। और वो सिंपल है, 5 मोमबत्ती लगा के बुझाना 10 बार, फुगा फुगाना, वो बॉल उड़ाना, ये जो उड़नी होती है अपनी महिलाओं की, उसको लेकर मैं 5 बार, मैं यूट्यूब पर है और अभी वर्ल्ड में गई है। तो आपको मैं पहले को फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर हेल्थ। देखिए ये बात सच है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक।
पैसा जीवन का साधन है, साध्य नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो मर्सिडीज गाड़ी का और आपकी वेल्थ का उपयोग क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपकी हेल्थ को पहली प्रायोरिटी दो। दूसरी बात, ईमानदारी से वेल्थ कमाओ, शॉर्टकट मत मारो। आज का जमाना नहीं है, पहले भुगत रहे लोग बहुत। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो ईमानदारी के मार्ग से बिजनेस करो। और तीसरी जो बात इम्पोर्टेंट है कि इसके साथ सबसे अच्छी बात बताता हूँ जो मेरे लिए है। एक बार मैं हवाई जहाज में जा रहा था तो देश के बहुत बड़े उद्योगपति मेरे साथ थे। तो दिल्ली से मुंबई जा रहा था तो अचानक हमने नाश्ता वगैरह किया, स्पेशल फ्लाइट थी। तो होने के बाद मैं आराम करूँ, बोले हाँ। मैं वैसे बैठा और सो गया। तो उन्होंने पूछा आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा? मतलब पढ़ा। बोले इतनी न्यूज़ें मैं नहीं चिंता करता हूँ, मैं ना अखबार पढ़ता हूँ ना टीवी देखता हूँ, और मैं अपना समय चिंता में नहीं। मैं ये समझता हूँ कि भगवान ने मेरी हैसियत और औकात से जितना दिया वो मेरी औकात से ज़्यादा दिया, तो मैं समाधानी हूँ। जीवन में लोग अस्वस्थ होते हैं। एक गाड़ी मर्सिडीज की आई तो भी खुश नहीं होते हैं। जिसके पास स्कूटर है उसको कार लेनी है, जिसके पास कार है उसको मर्सिडीज लेनी है, मर्सिडीज है उसको हेलीकॉप्टर खरीदना है, हेलीकॉप्टर खरीदना है उसको हवाई जहाज खरीदना है। तो एक अच्छा उदाहरण था। एक आदमी झूले पर झूल रहा था, तो उसको एक ने कहा अरे यार क्यों ऐसे हो झूल रहे, बैठे हो ऐसे, जाओ कुछ काम करो। बोले काम करने से क्या होगा? अरे कुछ पैसा कमाओ, उद्योग लगाओ, व्यापार करो, पैसा कमाओ। फिर बोले क्या होगा? बोले गाड़ी खरीदी करो, बंगला खरीदी करो, आराम से रहो। बोले वही तो कर रहा हूँ। तो पहली बात, जीवन में जो मिला उससे खुश रहो। लो एम इज क्राइम, पर ऐसा कुछ नहीं, जो मिलता है वो अच्छा है, समाधानी रहो, अस्वस्थता मत रखो। लोग संतुष्ट नहीं होते। जीवन में समाधान सबसे बड़ी चीज है। अच्छी हेल्थ और समाधान, ये दो चीजें आएगी आपकी लाइफ एकदम अच्छी हो जाती है। और नहीं तो टर्नओवर बढ़ाओ, टर्नओवर बढ़ाओ, टर्नओवर बढ़ाओ, फिर इनकम टैक्स, फिर और जीएसटी उसका अब आने वाला है। तो अब मुझे लगता है कि अपना ट्रांसपेरेंट सीधा काम करो, आनंद से। मैं रोज शाम को कभी कभी वो गीत अच्छा नहीं है, पर वो गीत बहुत मुझे पसंद आया था। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम उसकी परवाह करे को, सबने हमारा किया क्या। चाहे जिएंगे मरेंगे हम ना किसी से डरेंगे, हमको ना रोके जमाना, जो चाहे वो हम करेंगे। तो ये दैट इज टू बी द गुड फिलोसॉफी। अच्छे रहो, अच्छा काम करो, और अगर मदद, अपना पेट भरने के बाद अगर कुछ गरीब की मदद कर सकते तो करो, और चलते रहो, खुशी से रहो। और जो आपकी हॉबीज़ है उस पर चलो। अभी आज रात को मैं बराबर, मेरा भोजन तय हुआ है, तो मैं कल सुबह आ रहा था, तो मेरी पत्नी MSc है फूड एंड न्यूट्रिशन। तो मैंने सुबह उठकर मुझे कहा कि आज मैंने सपने में एक बात देखी। तो उसको मालूम है मेरा। बोले क्या देखा? मैंने बोला ये जो है ना, गेहूं की रोटी खाने से शुगर बढ़ती है। मैं चेक करता हूँ, तो मैंने कहा ये मक्के की रोटी में मुझे कैप्सिकम ओनियन डालकर उसकी सब्जी बनाकर वो रोल बना के दो, और वो मुझे खाना है। तो मैं परसों नागपुर जाके पहले वहाँ 2 रोल खाए, मुझे बहुत पसंद है। फिर आज सुबह मुझे जब आया तो पंडित आया, क्या करना है? मैंने बोला भाभी को फोन करो, वो रोल कैसे बनाते पूछा और आज बनाओ। तो आज सुबह मैं वही खा के गया था। मैं अपना खाते पीते और मज़ा रहता हूँ। मेरे पास 4 शेफ है, सब, मैं वेजिटेरियन हूँ। रोज़ आनंद से अपना खाता हूँ, रहता हूँ। मैंने दुनिया की भी चिंता नहीं करता, और मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं। मैं वनडे क्रिकेट खेलता था, तो मैं वो आई ऑलवेज लाइक वनडे क्रिकेट। तो वह आया, धुलाई करो, छक्का चौका मारो, नहीं तो आउट हो जाओ, घर जाओ, समय खराब मत करो। दैट इज टू बी द बेस्ट फिलोसॉफी फॉर गुड लाइफ। सर बहुत सीख मिली है आपसे इस पे। सर आप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का कोट, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड, को कई बार दोहराते हैं। मैंने सुना है आपने अपने ऑफिस में भी इस कोटेशन का एक फोटो लगा रखा है। आपने ये भी कहा है कई पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे कि 2024 तक इंडियन रोड्स अमेरिकन रोड जितनी अच्छी हो जाएंगी। कई बार जब बड़े नेता इतना विशाल लक्ष्य अपने सामने रखते हैं तो एक लंबा समय अपने सामने रखते हैं जिसमें या तो वो काम को पूरा कर सकें या लोग वो उनका प्रॉमिस भूल जाएं। आपने अपने सामने सिर्फ 2 साल का एक समय रखा है, तो ये कैसे होगा सर? और
रोड नेटवर्क इतना अच्छा होने का से इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही बात है। अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अब ये उदाहरण, मैं ये 4 धाम का रोड बना रहा हूँ 12,000 करोड़ का। इससे 6 महीना केवल आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जा रहे थे, अब 12 महीने जा सकोगे। तो 12 महीने अगर रोड खुला होगा तो वर्ल्ड से लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, रेस्टोरेंट बढ़ेंगे, होटल बढ़ेंगे, टैक्सी बढ़ेगी, गाड़ियाँ बढ़ेगी, हवाई जहाज बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो पहली बात तो ऐसे कि रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है, इंडस्ट्री डेवलप होगी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप होंगे, स्मार्ट सिटी डेवलप होगी। अभी मैं पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का रोड बना रहा हूँ, 90% काम पूरा हो गया। अब वो रोड से लोग मानस सरोवर जाने लोग अभी नेपाल जाते हैं, इधर जाते हैं, अब वो इंडिया से जाएंगे, तो फिर से एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल रोड सब बढ़ेगा। रोड साइड एम्यूनिटीज़ है, मैं 670 रोड साइड एम्यूनिटीज़ बना रहा हूँ। और अभी बिहार और यूपी में बहुत कठिन काम है, तो मैं वहाँ प्रॉमिस करके आया हूँ कि 2024 को समाप्त होने के पहले यूपी और बिहार का रोड नेटवर्क, नेशनल हाईवे के रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। और मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एज फार एज द रोड नेटवर्क इज कंसर्न। हमने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हमारे लोगों ने, मैंने नहीं किए, मैं तो मंत्री हूँ, सबके सहयोग से हुए। और अभी हमारे रोड कंस्ट्रक्शन जो आपने आंकड़ा बताया वो ठीक नहीं है। हम 40 किलोमीटर पर डे बना रहे हैं और 60 किलोमीटर का टारगेट है। प्रॉब्लम्स है इनमें। यहाँ इस देश में कोई काम करो कहने के लिए नहीं आता, काम बंद करो, काम स्टे करो, रोको, इसके लिए लोग आते हैं। पर अड़चने होती है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और अभी जो मैं इतने ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ, अभी आपको दिसंबर के पहले मैं जयपुर का रोड शुरुआत कर देंगे, 2 घंटे में जयपुर जाएंगे आप। तो ये जितने मैंने कहा, और आपको अभी तक तो ये है कि हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार मैंने डिक्लेयर किए हुए बातों के लिए मुझे अभी तक उल्टा सवाल पूछने वाला नहीं आया। अब ये मेरा टारगेट है, उद्दिष्ट है। अब मैं पूरा कर सकूं कि नहीं कर सकूं तो मेरा कोशिश है। अब आई डोंट नो, वो 24 के बाद आप उसका काउंट करना। अभी कल मैं मध्य प्रदेश गया था, तो वो मंडला में एक रोड बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो मैंने कल उनको बोला कि मैं क्षमा मांगता हूँ आपकी कि आपको बहुत दिनों से तकलीफ हो रही है, और तुरंत उन्होंने उसको सस्पेंड किया और मैंने कहा नया टेंडर निकालो और पूरा इसको सुधारो। तो ऐसा भी नहीं, प्रॉब्लम्स है। तो रोड नेटवर्क जो है वो निश्चित रूप से, अभी मैं इतने ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ, मैं रोड पर ज़्यादा बोला नहीं आपको, मैं 2.5 लाख करोड़ की तो टनल बना रहा हूँ, मैं 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहा हूँ। और रोड में अभी मैं बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, कानपुर से लखनऊ आधा घंटे में, ऐसे मैं इतने ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ। अब उसमें मैं आपका समय खराब नहीं करता। तो मैं अब जलमार्ग पर, मेरा सपना था कि पानीपत सोनीपत से नाव निकलेगी और वो जाएगी प्रयागराज, यानी यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज, फिर प्रयागराज से वाराणसी मैंने ड्रेजिंग कर दिया, फिर वाराणसी से हल्दिया ड्रेजिंग कर दिया। अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई थी, उन्होंने मुझे खाने के लिए बुलाया था, उनके कहने पर मैं 250 किलोमीटर बांग्लादेश में घुस गया और मुगली पोर्ट तक भी ड्रेजिंग कर दिया। और मेरा सपना था कि ये पूरा यमुना का भी वाटर वे बने, 3 मीटर का ड्रेजिंग हो। 11,000 करोड़ का मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया था, और पानीपत सोनीपत से, और मेरा सपना था कि यहाँ लोग हवाई जहाज से उतरेंगे, यमुना के तट पर जाएंगे, वो एम्फीबियस सी प्लेन में बैठेंगे, 12 मिनट में ताजमहल के पीछे उतरेंगे, 1 घंटे में ताजमहल देखेंगे और अगले 15 मिनट में वापस आकर दिल्ली वापस आ जाएंगे। तो ये हो सकता है, पर वो अभी मेरे पास वो डिपार्टमेंट नहीं है। पर बहुत सी ऐसी बातें हैं। मैंने एम्फीबियस सी प्लेन 27 जगह पर हमने रोड कम एयर स्ट्रिप बनाई है कि जहाँ हवाई जहाज भी उतर सकता है। हम उतरे थे राजस्थान में। तो बहुत सी बातें ऐसी है कि हम लोग कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि 24 तक अमेरिका के बराबर होगा। और रोड से इंडस्ट्री आएगी, एग्रीकल्चर में ग्रोथ बढ़ेगी, किसान का फल फूल सब्जी दूध गाँवों तक जाएगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी। और आप मुझे बताइए कि पंजाब हरियाणा में भी मैंने एक ट्रांस रोड बनाया जो डायरेक्ट
किशनगढ़ से होकर मुंबई जाता है। तो अब पंजाब और हरियाणा के लोगों को कश्मीर और उत्तर अभी दिल्ली आने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट वहाँ से उधर जाएंगे। अभी मैंने मुंबई नॉर्थ से साउथ जाने के लिए एक रोड बना रहा हूँ, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, कोचीन, सब साउथ को जाएगा। तो अभी जो ट्रैफिक यहाँ से मुंबई जाता है और पुणे से सोलापुर और कोल्हापुर ऐसा होकर साउथ में जाता है, तो ज़रूरत ही नहीं, तो पूरा पोल्यूशन मुंबई का कम हो जाएगा। तो हमने बहुत से ग्रीन हाईवे बनाए जो नए रोड है, तो इससे नेचुरली आपका समय भी बचेगा। अभी मैंने दिल्ली मुंबई पर ट्रायल किया था, 180 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चलाई थी। अब आप गुड़गांव के हो, वो आपका सोना है ना, तो वो वहाँ मैं अभी ब्रिज बनाया है और वहाँ से मुंबई दिल्ली शुरू होता है। मैंने मनोहर लाल जी को भी कहा, आपको भी कह रहा हूँ, आप जाके नया गुड़गांव बनाओ, करोड़ों रुपए छापोगे आप। इतना पोटेंशियल है कि आप, अभी मैंने एक दिल्ली का प्रोजेक्ट बनाया है, वो दिल्ली का ऐसा है कि दिल्ली का जो रिंग रोड बना है पेरीफेरल, हमने वो 8 जगह रेलवे क्रॉस करती है। तो हमने कहा कि ये 8 जगह पर हम लोग कंटेनर डेपो बनाएंगे, लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे। फिर दिल्ली का होलसेल मार्केट, सीमेंट, स्टील, पेंट, सब हार्डवेयर, क्लॉथ मार्केट, सब दिल्ली के बाहर पेरीफेरल रोड पर ले जाएंगे, सब्जी का, फूलों का, किराने का। तो दिल्ली का पोल्यूशन कम हो जाएगा और जितना माल है उतना दिल्ली में आएगा। और ये प्रोजेक्ट ऐसा मैंने तैयार किया है, मैंने एलजी साहब को भी प्रेजेंटेशन दिया, अभी दिल्ली सरकार को भी दिया है, कि अगर सब लोग साथ में आते हैं तो दिल्ली का पोल्यूशन भी कम होगा और ये पूरा बाहर चला जाएगा, लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। अब आपके यहाँ जैसे ये गुड़गांव है तो नया गुड़गांव बनाओ, नोएडा है तो नया नोएडा बनाओ, मेरे पास जगह है। दिल्ली मुंबई हाईवे पर आप वहाँ से क्या, मैं वो आपका वो फ्लाईओवर जो बना है जो सोना जाने वाला, तो वो तो उससे तो आप, अभी वो भी थोड़ी गलती हुई बीच बीच में नहीं है, तो मैं पूरा जोड़ने वाला हूँ कि एक बार आप, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। अभी ये आपका द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, ये ऐसे ही मेरे गले में लटक गया। एक कार्यक्रम में गुड़गांव में मनोहर लाल जी ने कहा कि नितिन जी एक छोटा सा काम है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, एक 30 किलोमीटर का हाईवे है, ये द्वारका एक्सप्रेस वे बना दो। अब मुझे दिल्ली की जागरूक भी मालूम नहीं, बस 30 किलोमीटर मैंने कहा 200-300 करोड़ का होगा। हाँ मैं कर दूंगा, आप घोषणा कर दो। होती घोषणा, जब आया तो पता चला कि वो 12,000 करोड़ का है, तो मैंने बना दिया। और वो जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से अब अभी आपका गुड़गांव का ट्रैफिक कम होगा, वहाँ से 3 टनल बना रहा हूँ। एक टनल T3 पे जाएगी, एक ट्री वसंत विहार में आएगी टनल, और वो दोनों टनल से जो पूरा ट्रैफिक जयपुर से आ रहा है वो पूरा द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के जमीन के अंदर से पूरा निकल जाएगा। ये जो हमारा रोड है, ये धौला कुआं से लेकर, जो मैंने थोड़ा सुधारा है, पर इस पर जाना है ना, एक सजा ही थी। आप कैसे रोज गुड़गांव जाते और आते हैं, तो भगवान ही मालिक है। तो अब इसका ट्रैफिक एकदम आधा कम हो जाएगा। अब मैं उस समय गया था, जा रहा था BCG के कार्यक्रम में गुड़गांव, तो मेरे साथ वो मनोज कुमार हमारे मेंबर NHA और मेरे एडिशनल सेक्रेटरी थे, ये शैलेश भी था। तो मैं, गाड़ी मेरी लटकती थी, ट्रैफिक जाम में फंसती थी, लोग मुझे हाथ दिखाते थे, तो मैं, देखो लोग कैसे हंस रहे हैं हमारे तरफ। तो बोले हंसने रहे और खुशी से आपको हाथ दिखा रहे। तो मैं बाद में उनको कहा कि भाई तुमने ये धौला कुआं से जो ब्रिज हमारा है, यहाँ से डायरेक्ट गुड़गांव के बाहर अगर एक ही फ्लाईओवर बनाया, और वो भी 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर ऊपर, अभी मैं बना रहा हूँ ऐसे फ्लावर चेन्नई में और पुणे में, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। तो मैं अभी ये डबल डेकर ब्रिज बनाने का सोच रहा हूँ, अभी डिक्लेरेशन नहीं करता, ताकि आप गुड़गांव के लिए आसान हो जाएगा। सर मेरे को पूरा देश तो नहीं, पर जैसे यूपी में ये रोड्स का अनुभव लेने का सौभाग्य मिला है, और जैसे मैं पूर्वांचल रीजन में भी गया हूँ, जो एक समय पे देश का सबसे पिछड़े हुए रीजन में से आता था, और आज के दिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जो रोड्स उधर हैं, शायद 10 साल पहले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसी रोड्स। अभी एक वाराणसी से कलकत्ता हाईवे बना रहे ग्रीन, और एक गोरखपुर से सिलगुड़ी बना रहे हैं, ये दोनों रोड 60,000 करोड़ के हैं। और उसके साथ लखनऊ से वाराणसी भी हम लोग बना रहे हैं, तो धीरे यूपी बदल जाएगी। अभी मैं कल जा रहा हूँ बिहार 2-4 दिन में, तो ये पटना से दिल्ली मेरे अंदाज से 6 घंटे में हो जाएगा।
तो हम लोग वो रोड का जो गोरखपुर का जो हाईवे है उसको पटना से बक्सर से कुछ जोड़ रहे हैं, तो उसके भूमि पूजन के लिए। सर हमारे कुछ मेंबर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री से भी हैं और रियल एस्टेट कंपनियों के मालिक हैं। उनमें से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि जो भी ये रोड नेटवर्क्स बन रहे हैं उससे कौन से शहरों में ज़्यादा विकास होगा, जहाँ कहाँ की आबादी बढ़ेगी, कहाँ की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ताकि वो उन शहरों में अभी अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ला सकें। देखो, रियल एस्टेट को अच्छे दिन नहीं है। तुम्हारी आदत ऐसी है कि तुमने अभी तक 50 लाख करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के फ्लैट बेचे हैं। हमारे देश में जो आबादी है उसमें से केवल 10% आबादी ऐसी है जो 10 लाख रुपए के ऊपर का घर खरीद सकती है। अब पहले तुमने मुंबई में इधर उधर दनादन बनाए, क्योंकि आपको मालूम था कि 10 रुपए का माल बनाओ और 20 रुपए कमाओ, 8 रुपए व्हाइट में और 2 रुपए इसमें, तो ये धंधा चला और खूब कमाई हुई। अब ये परचेसिंग जो जिसकी है वो लोग कम हो गए। तो मैं पहला सलाह दूंगा कि 1200 रुपये स्क्वायर फीट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आए, ऐसी लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग करो। मैंने बनाया, मेरे पास मैंने फैक्ट्री भी मैं सब प्रयोग खुद करता हूँ। हमने अभी पैनल बनाया है, वो लाइट है और वो एक बोर्ड है और चाइना से मशीनरी अभी अर्बन मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है उसको। तो मेरा सपना है कि 7 लाख का घर 500 स्क्वायर फीट का, तो मैं अभी स्मार्ट विलेज बना रहा हूँ। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करते हुए 1200 करोड़ तक आ सकती है। अब वो सीक्रेट मुझे अकेले में मिलो तो बताऊंगा आपको। और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करो, लैंड सस्ते में लो और स्मार्ट सिटी के बजाय स्मार्ट विलेज में जाओ। अभी जैसे ये मुजफ्फरनगर और ये सब उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, ये गन्ने वाले हैं, हर जगह पर स्मार्ट विलेज बनाओ। अच्छी देखो स्कूल और कॉलेज, बिहार यूपी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कितना रिस्पांस मिला, लोग एडमिशन ले रहे हैं। तो वहाँ ऐसे जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को छोड़कर 2 टायर सिटी के नीचे जाओ और आप स्मार्ट विलेज बनाओ 500-600 मकान के, और लो कॉस्ट हाउसिंग में, अफोर्डेबल हाउसिंग में जाओ। बहुत टर्नर होगा और आपका मार्केट और 20% नया एरिया आपके हाथ में आएगा। और उसमें जो सामने वाला होगा वो थोड़ा कमर्शियल करो और बाकी करो। तो पहले अफोर्डेबल लो कॉस्ट हाउसिंग में जाओ। और ये जो 25 करोड़ और 50 करोड़ के जो फ्लैट बेचने, जिनके बेचे गए उन्होंने बेचे, अभी भी है, लेने वाले लोग कम हो रहे हैं। और ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग बना के रखोगे और फिर खरीदी नहीं करोगे, फिर प्राइवेट से पैसे लोगे, ब्याज भरोगे और भरते भरते पूरा वर्किंग कैपिटल डिटेरियोरेट हो जाएगा, तो तकलीफ में आओगे। ऐसे तकलीफ में आए हुए लोग इधर नहीं बैठे होंगे। तो बेटर वे ये फुटाने जैसे बेचो, लो कॉस्ट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग और स्मार्ट विलेज में जाओ, ये मेरा सुझाव है। नहीं सर, जैसे अमेरिका में भी कई लोग सबर्ब्स में रहते हैं। अभी इंडिया में क्योंकि रोड नेटवर्क्स नहीं थे तो लोग सिटी के सेंटर की तरफ रहना चाहते थे। तो मेरे ख्याल से जो सर मुझे बताइए कि अगर आज एक इंजीनियर मुझे मिला, वो जर्मनी से आया था, उन्होंने दिल्ली में फ्लैट लिया था, वो मेरठ के रहने वाले थे। तो मुझे मिले कहीं एयरपोर्ट विमान में, उन्होंने कहा मैंने अपना दिल्ली का फ्लैट बेच दिया, मैं मेरठ में बंगला बनाया, मैं मेरठ में रहता हूँ, दिल्ली में आ रहा हूँ। अब मैंने इतने अच्छे रोड बनाए, उधर अगर आपने स्मार्ट सिटी बनाई तो 25 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में लोग आ जाएंगे। तो आप लोगों को एक अच्छा बंगला बन गया सस्ते में, अगर उसमें अगर प्लांटेशन ग्रीनरी होगी तो लोग लेंगे। तो सब जो मेन जगह पर ही फ्लैट बनाकर वहीं अगर डेवलपमेंट करोगे तो जगह भी कम है, कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है दिस कैन बी गुड ऑप्शन। सर आखिरी सवाल मेरे तरफ से, सर देश में और दुनिया में 3 आधुनिक व्हीक्यूलर इंजन की आप भी बात कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इथेनॉल बेस्ड और हाइड्रोजन बेस्ड। आप इन तीनों का इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन कैसे देखते हैं? एज एंटरप्रेन्योर्स हमारे कई मेंबर ऑटो पार्ट सप्लायर्स हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इथेनॉल प्लांट्स लगा रहे हैं, तो उन्हें कहाँ इन्वेस्ट, कहाँ निवेश करना चाहिए? इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी का पल्ला लॉन्ग टर्म में भारी है? देखिए, हमारा इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का है। अल्टरनेटिव जो है वो समुद्र है। तुम्हारे और हमारे बीच में हम पूरी भी ताकत लगाए तो भी ये इंपोर्ट कम करने में कठिनाई है। तो पहली बात तो इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है, वो शुगर के जूस मोलाइसिस, BAB मोलाइसिस से बनता है।
तो वो शुगर फैक्ट्री बना रही है। दूसरा जो इथेनॉल है वो ब्रोकन राइस और फूड ग्रेन और मक्के से बनता है, वो भी इकोनॉमिकली वायबल है, तो वो आप बना सकते हैं। अभी 450 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता है और 20% पेट्रोल में ऐड करेंगे तो 1000 करोड़ लीटर लगेगा, तो अभी वही डिमांड पूरी नहीं होती। तो आप बिल्कुल जाइए, आने वाले 5 साल में जितनी फैक्ट्री लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के मंत्री मुझे मिले थे अभी परसों, तो बोलते हैं इथेनॉल एक्सपोर्ट करोगेगा। फिर इथेनॉल से अभी एविएशन फ्यूल बन रहा है, फिर इथेनॉल से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बन रहा है। वो प्लास्टिक ऐसा है कि जो फेंक दो तो 28 घंटे में वो मिट्टी हो जाएगी। तो अभी ये जो आपका पेप्सी और कोक है, ये वर्ल्ड में अपनी बॉटल जो है ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की इथेनॉल से बनाई, ब्राज़ील में बनता है, उससे काम कर रही है। तो इथेनॉल अभी बायोमास से बन रहा है, तो इथेनॉल की इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की करनी है। अब मैंने फ्लेक्स इंजन लाया है। फ्लेक्स इंजन का मतलब है कि टोयोटो की एक कैमरी करके गाड़ी है, वो 40% इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती है और 60% पेट्रोल पे चलती है। अब टोयोटो के पूरे मॉडल फ्लेक्स इंजन पे आ रहे हैं, इसमें 100% इथेनॉल और इलेक्ट्रिक। तो पेट्रोल का भाव 20 से 25 रुपये लीटर से आया है, ऐसा समझकर एवरेज मिलेगा, तो सेविंग है। फिर अभी इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और माइलेज पेट्रोल के तुलना में कम था। 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल। तो एक बार मैंने ऐसे ही पढ़ा, तो रशिया में इसमें रिसर्च हुआ था, तो मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग है। तो मैंने मेरे एक मित्र को जो MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोफेसर थे, उनको काम को लगाया, वो साइंटिस्ट को इंडिया में बुलाया और मैंने उनसे डिस्कस किया, मैं कन्विंस हो गया। फिर मेरे घर में एक मीटिंग बुलाई, पुरी साहब को, पेट्रोलियम मिनिस्टर, पेट्रोलियम सेक्रेटरी, और राम कुमार करके फरीदाबाद के इंडियन ऑयल रिसर्च बोर्ड में उनको बुलाया और उनको प्रेजेंटेशन दिया। तो उन्होंने कहा सर आइडिया इज़ वेरी फैंटास्टिक बट इट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन है। तो मैंने कहा साहब, इनको हिंदी में कहा, ये आए हैं 3 महीने प्रयोग करो, गाजर की पुंगी है, बचती है तो बजा रहे तो खा लो, बेच दो इनको। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो टेक्नोलॉजी प्रूवन हो गई। अब वो भारत सरकार ने स्वीकार की है। अब उसके कारण देश के 30 से 40 हज़ार करोड़ बचेंगे। पेट्रोल को पूरा इथेनॉल रिप्लेस करेगा। ट्रक, अपनी बसेस, हमारी स्कूटर, हमारी ऑटो रिक्शा, हमारे 4 व्हीलर पेट्रोल के बजाय सब इथेनॉल पे चल सकते हैं। फिर इसके साथ हमने बायो सीएनजी और बायो एलएनजी की मैंने बात की, जो एग्रीकल्चर में हम तैयार कर सकते हैं। इसके साथ इलेक्ट्रिक के बारे में तो इतना पोटेंशियल है कि अब मेरे पास लोग आते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना है, तुम चिट्ठी दो। मैंने अभी मर्सिडीज़ की इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की पुणे में। अभी इतना मार्केट है कि आप लोग इसके बाद, मुझे ज़रूरत ही नहीं कहने की। देखो, आपके पेट्रोल के गाड़ी का खर्चा अगर 20,000 रुपये महीने का है और इलेक्ट्रिक का खर्चा 3,000 रुपये का और मेंटेनेंस फ्री है, तो मुझे कोई आर्गुमेंट करने की ज़रूरत नहीं, तुम लेने वाले हो। ये स्कूटर, ऑटो रिक्शा, सब जगह सेविंग है। तो अब इलेक्ट्रिक बहुत, सब अभी ब्रांड इलेक्ट्रिक के आ रहे हैं, सब कंपनियां इलेक्ट्रिक की कार ला रही है। अब मैं इलेक्ट्रिक का ट्रक और इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर भी लॉन्च कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब ये सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, इसलिए पावर जनरेशन में भी जाऊँ। अब हमारे बास्केट में 40% पावर सोलर की है, और इसलिए अभी सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, थर्मल पावर को हमको कम करना है, जियो थर्मल एनर्जी, विंड पावर, और अलग अलग प्रकार की एनर्जी में अभी टाइडल पावर की भी बात चल रही है। तो पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट पावर हम नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पानी की बात मैंने हाइड्रोजन की। अब ग्रीन हाइड्रोजन ये फ्यूचर है, और आगे चल के इंडस्ट्री में भी आपके बॉयलर में कोयले और बाकी की जगह हाइड्रोजन आएगा। तो एक बार हाइड्रोजन पर आप किसी IIT वालों को बुलाकर एक बार करिए, बहुत डिटेल में, इससे फ्यूचर। और हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाले नहीं, हम एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बने तो 16 लाख करोड़ आज हमारे बचेंगे। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। ये जो हमारे सब चीज़ें जो अगर देश में आप जैसे लोग बनाएंगे तो हमारा इंपोर्ट कम होगा। इसलिए ज़रूर एक बार आगे जाइए, ये बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, आप इसमें ज़रूर जाइए, यही मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू सर, आपने हमारे साथ इतना वक्त बिताया। और अब मैं विनम्र अग्रवाल जी, जो एरिया डायरेक्टर हैं EO साउथ एशिया को, उनको स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूँ।